हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष चावला, मैक्स लेक्चरर इन रेजोनेंस एडवेंचर लिमिटेड। आज हम डिस्कस करेंगे आईओक्यू का पेपर जो कि 6 मार्च को हुआ था। बेटा ये जो पेपर था वो 2 पार्ट्स में हुआ था, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 9 o'clock से स्टार्ट हुआ था अप टू 10:15, देन 15 मिनट्स का ब्रेक हुआ था, देन 10:30 से नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हुआ, दैट इज पार्ट बी जो कि 1 o'clock तक चला था। पार्ट ए का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो पार्ट ए का जो हमारा बेटा पहला क्वेश्चन है, दैट इज 3 parallel lines L1, L2, L3 are drawn in the plane such that the perpendicular distance between L1 and L2 is 3 and L2 and L3 is also 3. A square ABCD is constructed such that A lies on L1, B lies on L3 and C lies on L2. Then we need to find the area of the square. तो बेटा यहाँ पे हमें 3 पैरेलल लाइंस दे रखी हैं L1, L2, L3। L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस 3 है, तो ये मैंने L1 लाइन बना ली, ये मैंने L2 लाइन बना ली। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इनका बीच का डिस्टेंस कितना है? 3। और L2 और L3 के बीच का डिस्टेंस भी बेटा 3 है, ये लाइन हमारी L3। इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है? हमारा 3 है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब इसने कहा कि हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD और A कहाँ लाई कर रहा है बेटा? L1 पर, और B लाई कर रहा है L3 पर। A lies on L1, B lies on L3 and C lies on L2. Okay, so A lies on L1, let's say here is A1, B lies on L3, let's say this is B. So in this way ये हमारा स्क्वायर बन सकता है कुछ, and C lies on L2, C lies on L2। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, C lies on L2 in this way। ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, ये A, ये B, ये C और ये पॉइंट हमारा D। ओके, तो हमें क्या करना है? इस स्क्वायर का एरिया बताना है। तो स्क्वायर का एरिया बताना है तो हमें स्क्वायर की साइड बतानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से A से परपेंडिकुलर डाल दिया टू द लाइन L3। तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ 6 होगी बेटा, 3 + 3 दैट इज 6। स्क्वायर की साइड को मैं फिलहाल A मान लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर की साइड को हमने A मान लिया। इस C पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब देखो ध्यान से, और ये डिस्टेंस हमारा 3 होगा। ओके, तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इस एंगल को मैंने थीटा अज्यूम कर लिया। स्क्वायर का ये एंगल बेटा 90 डिग्री होगा और इन तीनों एंगल का सम बेटा 180 होगा। ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा, तो बेटा ये एंगल 90 - थीटा होगा। अगर ये 90 - थीटा और ये 90 तो बेटा ये थीटा हो जाएगा। सेम ये थीटा, ये 90 तो बेटा ये 90 - थीटा। तो अब आप देख सकते हो कि बेटा ये जो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, दीज टू ट्राइंगल्स, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि थीटा के अपोजिट बेटा 3 है, तो यहाँ पे भी थीटा के अपोजिट ये साइड 3 होगी, इसकी लेंथ बेटा 3 होगी। तो अब नाउ लेट्स इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो आप, लेट्स से E। तो इन ट्राइंगल ABE यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36, 3 स्क्वायर इज 9, सो द आंसर इज 45। तो A स्क्वायर बेटा 45 होगा और A स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर, दैट इज 45। तो इसका हमारा आंसर बेटा 45 है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे बता रखा है कि रिया ने कुछ नंबर लिखे हैं, दैट इज फ्रॉम 1 to 101, और कुछ नंबर उसने रेड पेन से लिखे हैं और कुछ ब्लू पेन से लिखे हैं। और क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो लार्जेस्ट नंबर है, द लार्जेस्ट ब्लू नंबर, जो ब्लू पेन से लिखा गया है वो किसके बराबर है? द नंबर विच आर रिटन इन ब्लू इंक, विद द ब्लू इंक। ओके, सो और फिर इसने ये बताया कि जो स्मॉलेस्ट रेड इंक से जो नंबर लिखा गया है वो हाफ है जितने रेड इंक से नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि रेड इंक से रिया ने कितने नंबर लिखे हैं। तो मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ ब्लू पेन से जो नंबर लिखे गए हैं दे आर B, एंड जो नंबर ऑफ रेड पेन से लिखे गए नंबर वो है R। तो टोटल नंबर B + R शुड बी
101 क्योंकि हमारे पास 101 नंबर्स हैं। तो B रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ numbers which are written by blue pen and R represent the number of numbers which are written by red pen. Okay. Now अब इसने ये कहा कि the largest blue number is equal to the number of number written in blue. Okay. तो देखिए अगर हमें blue को largest बनाना है तो हमें 1 से काउंटिंग चालू करनी पड़ेगी। 1 2 3। ओके, तो मान लेते हैं B इज द लार्जेस्ट नंबर जो कि ब्लू इंक से लिखा हुआ है। क्लियर? ये जो लार्जेस्ट नंबर है जो कि ब्लू इंक से लिखा गया। अब इस नंबर के बाद आएगा B+1 और उसके बाद टिल 101। तो ये सारे जो नंबर होंगे ना बेटा, ये रेड इंक से लिखे गए और ये सारे के सारे हमारी ब्लू इंक से लिखे गए। ठीक है, तो अब इसने ये कहा था कि देखिए ये सारे नंबर्स रेड इंक से लिखे गए हैं, तो यानी ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि रेड इंक में लिखा हुआ है। तो जो नंबर रेड इंक में लिखा हुआ है B+1, वो टोटल नंबर ऑफ रेड पेन से जो लिखे हुए नंबर है उसका हाफ है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहां से अपन R की वैल्यू बेटा निकाल लेंगे, दैट इज 2B+2। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी दैट इज B+R = 101, तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, R को रिप्लेस कर सकते हैं 2B+2 से। तो इस इक्वेशन में मैंने B प्लस R को रिप्लेस कर दिया बेटा 2B+2 से, 2B+2 से, विच इज इक्वल टू 101। तो 3B = 99। तो बेटा B की वैल्यू 33 आ गई, लेकिन हमें तो रेड निकालना है, तो बस B की वैल्यू 33 है, तो R हो जाएगा 101 - 33, 101 - 33, तो दैट इज इक्वल टू 68। तो जो नंबर ऑफ नंबर्स हैं जो कि रेड इंक से लिखे गए हैं वो हैं 68। तो हमारा करेक्ट आंसर बेटा 68 होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द सेट T of all triangles whose sides are distinct prime numbers which is also in arithmetic progression. Okay, जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और जो साइड्स है वो प्राइम नंबर रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, और इसने ये कहा कि उन सेट में से हमें वो ट्राइंगल सर्च करना है जिसका लीस्ट पेरीमीटर हो, है ना, उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके पेरीमीटर को L से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लार्जेस्ट एंगल है उस ट्राइंगल का उसको हम A डिग्री अज्यूम करेंगे। तो हमें A/L का रेशियो निकालना है। तो देखिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो ट्राइंगल की जो साइड्स है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी जरूरी है और वो प्राइम नंबर होनी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2, उसके बाद आता है 3। अब देखो इनका बीच का गैप 1 है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रखना है तो नेक्स्ट का भी गैप 1 नहीं रखना पड़ेगा, तो 4, लेकिन 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, इसकी फिर अपन आगे कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने चालू किया 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5, तो इनके बीच का गैप है बेटा 2, तो अब आगे भी 2 का गैप ही होना चाहिए, दैट इज 7। तो 3 5 7 ये पॉसिबल हो सकता है बिकॉज यहाँ पे तीनों प्राइम नंबर्स हैं और तीनों ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया। तो इसका पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर तीनों साइड का सम 3 + 5 8 8 + 7 दैट इज 15, तो ये 15 आ गया। अब डेफिनेटली अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा बेटा 3 5 7 का, तो लार्जर साइड ये हो गई, तो लार्जर साइड की जो अपोजिट एंगल होता है वो लार्जर होता है, तो यानी A डिग्री, ये हमारा लार्जर एंगल होगा। लार्जर एंगल को हमने A डिग्री से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पे अगर अपन कोसाइन फॉर्मूला लगाएं दैट इज cos A डिग्री इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर -7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 3 × 5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -½ ओके, और cos में -½ आपको मिलेगा बेटा 120 डिग्री पर, बिकॉज cos 120 डिग्री इज -½ तो यानी अपन कह सकते हैं कि cos A डिग्री इक्वल्स टू -½ सो A डिग्री शुड बी इक्वल टू 120 डिग्री। तो यानी कह सकते हैं कि बेटा A की वैल्यू 120 आ गई, यहाँ से A की वैल्यू 120 आ गई। हमें क्या करना था, A/L निकालना था। A का मतलब 120, L का मतलब 15, सो 120/15 दैट इज 8। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बेटा 8 होगा।
Okay, student, the next question is consider the set of all 6-digit number consisting of only 3 digits, that is A, B, C, where A, B, C all are distinct, ये बता रखा है हमें, और इससे जितने भी नंबर बनेंगे बेटा उन सब का सम हमें दे रखा है 593999406। तो हमें बताना है व्हाट इज द लार्जेस्ट रिमाइंडर व्हेन द 3-digit नंबर ABC इज डिवाइडेड बाय 100। तो हमें लार्जेस्ट रिमाइंडर बताना बेटा, है ना, लार्जेस्ट रिमाइंडर। तो अगर मुझे लार्जेस्ट रिमाइंडर बताना है तो डेफिनेटली बी और सी जीरो तो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अगर लार्जेस्ट नंबर बताना है तो बी और सी को जितना मैक्सिमम कर सकते हो तो मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो बी और सी कैन नॉट बी जीरो, इवन ए कैन नॉट बी जीरो बिकॉज इट इज अ 3-digit नंबर। तो यानी इससे ये क्लियर हो गया कि ए, बी, सी जो ये तीनों डिजिट्स हैं, इन तीनों में से बेटा कोई तो जीरो नहीं होगा, ये तो श्योर हो गया। अब हमें 6-digit नंबर बनाना है, हमें 6-digit बनाना है, ये हमारा 6-digit नंबर लेट्स से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई सी भी डिजिट जीरो नहीं है, तो अब देखो इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं बेटा, 3, क्योंकि हम रिपीटेशन अलाउ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप हर प्लेस को 3 डिफरेंट वेज में फिल कर सकते हो, ए, बी, सी कुछ भी रख सकते हो। तो इसको भी भरने के तरीके 3, 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 इसको भी भरने के तरीके 3। तो जो टोटल नंबर होंगे जो बन सकते हैं 6-digit के यूजिंग द डिजिट्स ए, बी, सी, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जो टोटल नंबर्स बनेंगे वो बनेंगे आपके 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। ओके, और आप इन सभी 6-digit नंबर्स का अगर अपन सम करेंगे वो सम ये आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये जो सम है दैट इज 593999406, ये जो सम है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे सिमेट्री बैठेगी बेटा, यहाँ पे ए यूनिट प्लेस पे ए जितनी बार आएगा उतनी बार बी भी आएगा, उतनी बार सी भी आएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर है 3 की पावर 6, तो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो यानी कहने का मतलब है कि हर एक डिजिट 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स रिपीट होगी। तो यानी हर एक डिजिट यूनिट प्लेस पे वो 3 की पावर 5 टाइम्स रिपीट होगी। ए भी रिपीट होगा, बी भी रिपीट होगा, सी भी रिपीट होगा। ये आपका यूनिट प्लेस का सम आ गया, ये यूनिट प्लेस का सम आ गया। तो इसी तरीके से 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000, 10,000 लाख। तो ये यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो बेटा इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको सिंपलीफाई होके ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 22 मिलने वाला है बेटा। अब देखिए, अब क्योंकि हमें क्या करना था, लार्जेस्ट रिमाइंडर बनाना था, तो बी और सी को मैक्सिमम रखना है, बी और सी को मैक्सिमम रखना है। तो उसमें से भी अपन बी को मैक्सिमम रखें, तो बी को मैंने 9 माना, सी को 8 माना, तो 9 और 8 हो गया बेटा 17। तो यानी इसका मतलब है कि मुझे ए को 5 रखना पड़ेगा, तो यानी 598 इज द नंबर। अब इस 598 हमारा नंबर बन चुका है, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो बेटा मेरा रिमाइंडर 98 आ रहा है, और यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, और जिसकी जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड का डबल है, ऐसा कहा गया है। और इस पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, दैट इज XYZW, जिसका एरिया 10 है। तो हमें पैरेललोग्राम ABCD का एरिया बताना है। तो बेटा इससे पहले अपन एक कंसेप्ट समझ लें कि जब भी अगर ऐसा हो, देखो यहाँ पर अगर ये साइड 2A है और ये A है, ओके, और लेट्स से मैंने यहाँ पे इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर बनाया लेट्स से। तो देखो बेटा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो लेट्स से ये जो एंगल होगा, लेट्स से x, ये भी x, अगर ये x है बेटा तो ये भी x होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दोनों एंगल्स सेम है तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी सेम होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये लेंथ बेटा a हो जाएगी, क्योंकि टोटल 2a था तो ये भी a हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस लार्जर साइड को उसके मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाला है। ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर? ये चीज हमें समझ में आ गई। सिमिलरली इसका भी जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो भी इसके मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेम वे यहां से भी जो एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा वो भी इसको इसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये भी सही बात है। यहां से जो एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा वो भी इस साइड के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये ABCD क्वाड्रिलेटरल
कि एंगल बाइसेक्टर से ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका, तो दैट इज योर एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ओके, तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, अगर मैं इस x और z को ज्वाइन कर दूं बेटा, अगर मैं इस x और z को ज्वाइन कर दूं तो ध्यान से देखो बेटा, ये एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है और ये रेक्टेंगल ही होगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा आपका, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। और ठीक है, और इसका एरिया बेटा 10 दे रखा है और ये जो डायगोनल है इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। लेट्स से दिस इज 5, सो दिस शुड बी 5। ओके, नाउ अब अगर इस फिगर को ध्यान से देखो, ए एक्स जेड डी को, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, और ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इसको 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे ऑफ इक्वल एरियाज। तो बेटा ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो देखो 5 कितनी बार आ रहा है? 8 टाइम्स, 4 टाइम्स इधर आ रहा है, 4 टाइम्स इधर आ रहा है, तो 5 × 8 दैट इज 40। तो पैरेललोग्राम ABCD का एरिया बेटा 40 आने वाला है, तो करेक्ट आंसर इज 40। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट x y z be the positive real numbers such that x square plus y square equal to 49 and y square plus yz plus z square equal to 36. Similarly x square plus √3xz plus z square equal to 25 दे रखा है और हमें if the value of 2xy plus √3yz plus zx को हमने p root q लिखा है बेटा, where p and q are integers and q is not divisible by square of any prime, तो हमें p plus q की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 दे रखा है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 दे रखा है। मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। क्योंकि एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो मैंने क्या किया, दोनों साइड को 2xy से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को 2xy से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये एक तरह से कोसाइन रूल नजर आ रहा है मुझे, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab, है ना, तो ये कोसाइन रूल नजर आ रहा है। तो 0 को अपन cos 90 डिग्री बोल सकते हैं। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो दो ट्राइंगल है ऐसा कुछ, जिसकी साइड दो साइड x और y है और उसकी अपोजिट साइड 7 है, तो ये बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। कोसाइन रूल से आप बोल सकते हो। सिमिलरली फॉर अदर्स, जैसे सपोज करो हमारे पास बेटा ये आ रहा है वाई स्क्वायर, इसको भी अपन वैसे ही रीअरेंज कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू माइनस वाई जेड। इस माइनस वाई जेड को इधर शिफ्ट कर दो बेटा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई वाई जेड इक्वल टू -1, और दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगेन ये भी हमारा एक कोसाइन रूल नज़र आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये दो साइड होगी बेटा y और z, और ये साइड होगी 6, और ये जो एंगल है देखिए, कॉस में हाफ कब आता है, कॉस में -½ आता है बेटा आपका 120 डिग्री पर, तो कॉस 120 डिग्री इज -½ तो बेटा ये एंगल आपका 120 डिग्री होगा। सिमिलरली ये जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर प्लस √3xz प्लस z स्क्वायर, तो इसको अपन देखो ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25, और xz को उधर लिया है, √3 को उधर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब बताइए कॉस में √3/2 कब आता है, कॉस में √3/2 आता है आपका 30 डिग्री पर, ठीक है, कॉस में √3/30 डिग्री पे भी आता है और 150 डिग्री पर भी आता है हमारा, 150 डिग्री पर भी आता है। क्लियर? तो अब देखो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं एक ट्राइंगल अज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि अगर इन तीनों एंगल्स का सम करो, देखो बेटा 90, 150 और 120, इन तीनों का सम 360 आ रहा है। तो मान लेते ये पॉइंट है, ओके, तो ये 90 डिग्री हमारा बन रहा है x और y के बीच में, ये 90 डिग्री x और y के बीच में बन रहा है, तो x और y इसको अज्यूम कर लिया। x और z के बीच में 150 बन रहा है, इसको अपन z मान लेते हैं, तो x और z के बीच में 150 बन रहा है, इसको 150 अज्यूम कर लिया बेटा, और y और z के बीच में 120 बन रहा है, ये yz है,
तो इनके पीछे बेटा 120 बन रहा है। तो ये पूरा इस पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल 360 हो चुका है। ठीक है, ये अपना 150 है। ओके, नाउ अब देखो एक्स वाई की अपोजिट साइड 49 यानी कि 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, तो यानी ये साइड 7 है आपकी। सेम वे वाई जेड, तो ये 6 का स्क्वायर लिखा हुआ बेटा, तो यानी ये साइड 6 हो गई। और सेम वे एक्स जेड के सामने 25 यानी कि 5, तो ये साइड आपकी 5 हो गई। इस ट्राइंगल को नाम दे दिया ABC। अब इस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो जिसकी साइड 5, 6, 7 है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। इसका आप एरिया निकाल सकते हो बाय हीरोन्स फॉर्मूला, जिसकी साइड हमें 5, 6, 7 दे रखी है। तो बेटा जब इसका आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा आपका, दैट इज 6√6। ओके, इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 6√6। क्लियर। अब इसका एरिया 6√6 आ चुका है, और इस ट्राइंगल का एरिया अपन एक तरीके से और निकाल सकते हैं। जैसे मैं इस ट्राइंगल का एरिया बोल सकता हूँ, लेट्स से इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया। इस ट्राइंगल ABC का एरिया आप ऐसे भी बोल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इस तरह से भी अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस ट्राइंगल ABC का एरिया बेटा 6√6 आ चुका है, और इसका ट्राइंगल का एरिया हम दूसरे तरीके से भी निकालेंगे, दैट इज इस ट्राइंगल ABC के एरिया को हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। तो देखिए उसके बाद हमें क्या मिलने वाला है। सो देखो यहाँ पे ट्राइंगल ABC का एरिया दैट इज 6√6। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो हाफ AB साइन थीटा, क्योंकि दो साइड्स पता है, उनके बीच का एंगल पता है, दैट इज हाफ XZ साइन 150 डिग्री प्लस इसका एरिया हाफ XY साइन 90 डिग्री, और इस ट्राइंगल का एरिया हाफ YZ साइन 120 डिग्री, हाफ YZ साइन 120 डिग्री। ओके, नाउ 6√6 इक्वल टू हाफ XZ साइन 150, साइन 150 होगा हमारा दैट इज 1/2 के बराबर, प्लस साइन 90 बेटा 1 ही होता है, तो ये 1/2 XY। साइन 120 की बात करें तो साइन 120 की वैल्यू थी √3/2, सो 1/2 YZ इंटू √3/2। तो अपन ने क्या किया, देखो पूरी साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 24√6 इज इक्वल्स टू XZ प्लस XY प्लस √3YZ। देखो उसने बोला था ये जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, ओके, यहां पर 2XY आएगा। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारा, वो इसको कंपेयर कर रखा था मैंने P√Q से बेटा, है ना, इसको कंपेयर कर रखा था अपन ने P√Q से। तो इसको अगर अपन देखें तो अपन कह सकते हैं कि P की वैल्यू 24 और Q की वैल्यू 6, तो हमसे P प्लस Q पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर बेटा 24 प्लस 6 यानी कि 30। सो 30 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ मैप्स F1, 2, 3 to 1, 2, 3, 4, 5 such that f of I is less than equal to f of j wherever I is less than j। ओके, तो देखो यहाँ पर इसको हम सेट A मान लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 1, 2, 3। इसको हम सेट B मान लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे एक फंक्शन हमें डिफाइन करना है। ओके, और जो कंडीशन हमें दे रखी है दैट इज f of I is less than equal to f of j where I is less than j। तो यहां से हमें क्लियर पता चल रहा है कि इट इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियरली पता चल रहा है ये जो फंक्शन है बेटा इट इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इससे हम देखिए एक चीज कह सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे 5 आउटकम्स हैं, दैट इज y1, y2, y3, y4, y5। ये जो 5 आउटकम्स हैं, ठीक है, ये जो 3 हैं हमारे,
इन 3 को हमें इन 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है एक तरह से। इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि ये जो 3 है 1 2 3, इन 3 को इन 5 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं? वेयर y1 y2 y3 y4 y5 ऑल कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज अवर बैगर्स मेथड, और जिसमें हम देखते हैं कि इस 3 को इन 5 लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे 3 आपका एक तरह से n का काम कर रहा है और ये हमारे पास r पर्सन्स। तो फॉर्मूला हमें मालूम है बेटा इसका, दैट इज n प्लस r माइनस 1 n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू बेटा 3 है और r हमारा 5 है, तो यानी ये हो गया 8 माइनस 1 दैट इज 7c4। 7c4 का मतलब 7c3 भी होता है, और 7c3 का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो 6 से 6 कट गया तो 7 इंटू 5 दैट इज 35। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर 35 आएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी रियल नंबर t, लेट t bracket denotes the largest integer less than or equal to t. Suppose that n is the greatest integer such that greatest integer function then root, then greatest integer function then again root, then greatest integer function then root n. इसकी वैल्यू बेटा 4 दे रखी है, तो हमें फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद ये रूट, फिर वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर वापस रूट, फिर वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर वापस रूट, फिर ये n, ये क्लोज्ड, ओके, फिर वापस ये क्लोज्ड, फिर वापस ये क्लोज्ड। ओके, इसकी वैल्यू हमें बेटा 4 दे रखी है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? हमें 4 दे रखी है। तो देखिए अपन बाहर वाले ब्रैकेट से चालू करते हैं। अगर इसकी वैल्यू बेटा 4 है तो डेफिनेटली इसके अंदर की जो क्वांटिटी है, इसके अंदर की जो क्वांटिटी है दैट इज दिस वन, ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी बेटा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन 5। ओके, अब अगर मुझे ये रूट हटाना है तो मुझे इन दोनों का साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों का स्क्वायर कर देता हूं और यहां से रूट हटा देता हूं। सही है, ये रूट हटा दिया हमने। तो अब 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो ये 16 हो गया आपका और ये आपका 25 हो गया। क्लियर है? अब अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की 16 से 25 चाहते हो तो डेफिनेटली अगर मैं इसको हटा दूं तो भी ये वही बात रहेगी। ओके, नाउ अब अगर मैं इसको ये स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है। अब वापस से देखिए, अब अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दें तो डेफिनेटली रूट एन की वैल्यू, रूट एन की वैल्यू रूट एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 16 स्क्वायर बट लेस देन 25 स्क्वायर होगी। अगेन अगर मैं ये रूट हटाना है तो इस दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 4 एंड 25 की पावर 4। सो 25 की पावर 4 अगर अपन देखें, 25 का स्क्वायर बेटा 625 होता है और 625 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आएगा 390625। 25 की पावर 4 आपका आएगा 3900625। ठीक है, तो लेकिन ये जो n है वो 25 की पावर 4 से कम होना चाहिए। तो अगर मैं n को लार्जेस्ट बनाना है तो इसमें से जस्ट एक -1 कर दीजिए तो आपको n मिल जाएगा। तो n हमारा आ जाएगा 3900624। लेकिन हमें ये जो नंबर आया है इसकी डिजिट का सम करना था, तो 3 + 9 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 4 24। तो इसलिए हमारा आंसर बेटा 24 आएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज let p0 is 3, 1 and we define pn + 1 is equals to xn, yn for n greater than equal to 0 by xn + 1 equal to minus times 3xn - yn whole divided by 2,
yn plus 1 equal to minus times of xn plus yn whole divided by 2. Then we need to find the area of the quadrilateral formed by the points P96, P97, P98 and P99. तो देखिए सबसे पहले तो अपन पॉइंट्स निकालना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कुछ हमें रिलेशनशिप मिल रहा है नहीं मिल रहा, जिससे हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई कर पाएँ. तो देखिए हमने P0 की तो हमें पता ही है 3,1. अब P1 के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग दिस कंसेप्ट हम निकाल सकते हैं. तो अगर मुझे P1 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, y की जगह 1 रखना पड़ेगा. तो 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस 1, सॉरी x की वैल्यू हमारी 3 है यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4. तो ये तो 4 आ जाएगा बेटा. सेम में अगर मुझे y निकालना है तो x की जगह तो बेटा 3 रखेंगे, y की जगह 1, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 दैट इज 2. तो इस तरह से P1 के कोऑर्डिनेट आ गए. सेम वे अगर मुझे P2 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P2 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x की जगह मुझे 4 रखना पड़ेगा, y की जगह 2 रखना पड़ेगा. तो 3 4 जा 12, 12 में से 2 गया तो बेटा 3 4 जा 12, 12 में से 2 गया, एक सेकेंड यहाँ पर माइनस का साइन था, एक सेकेंड. 3 इंटू 3 दैट इज 9, 9 माइनस 1 8, 8 बाई 2 दैट इज 4, तो माइनस 4 आएगा बेटा, सॉरी. यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो 3 प्लस 1 दैट इज 4 डिवाइड बाई 2, तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस 2 आएगा, माइनस था यहाँ पे इसलिए. अब बात करते हैं P2 की. तो P2 में हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह इस बार माइनस 4 रखना पड़ेगा. तो 3 इंटू माइनस 4 बन गया माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस 2, तो माइनस 12 प्लस 2 तो बनेगा माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज माइनस 5, माइनस 5 इंटू माइनस, तो ये प्लस का 5 आएगा बेटा. सेम वे यहाँ पे माइनस 4 रखा, इधर माइनस 2 रखा, तो माइनस 6 बना, माइनस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस. तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न सा ऑब्जर्व हो रहा है, 3 4 5 1 2 3 प्लस माइनस प्लस. तो इससे मैं देख के कह सकता हूँ कि P3 की वैल्यू बेटा 3 4 5 6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा. तो इस तरह से ये पैटर्न चलता जा रहा है. ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, वैल्यू रख के 5,3 रख के देखो इनमें, तो आपको -6 और 4 ही मिलेगा. तो इस तरह से ये पैटर्न आपका चलता रहेगा, यानी ये 4 का इंटरवल आपका चलता रहेगा. तो उसी हिसाब से हम P96 के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. तो P96 के कोऑर्डिनेट होंगे, देखिए यहाँ से हमें रिलेशनशिप दिख रहा है कि देखो यहाँ पे 0 है तो 3 आ रहा है, 0 है तो 1 आ रहा है. तो सेम वे मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे 96 है तो यहाँ पे 99 आएगा, और यहाँ पे 0 प्लस 1 है तो यहाँ पे 96 प्लस 1 97 आएगा. सेम वे P97 के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप. तो यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 में -5 कर रहे तो -4 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन को -5 करना पड़ेगा. ठीक है, तो 1 में से -5 करेंगे तो -4 आ रहा है, तो 97 में से -5 कर दिया तो ये 92 हो जाएगा. अब 1 में से अपन -3 कर रहे हैं, तो 97 में से -3 करें तो 96. तो इस तरह से अपन P96, P97, P97 और P98 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे. ठीक है, और इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके इसका अपन एरिया निकाल सकते हैं. अब बात ये आती है कि इतने बड़े बड़े कोऑर्डिनेट्स अगर आप पुट करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लार्ज होगी. लेकिन अब देखो, आप इस पॉइंट से कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालो या इस पॉइंट के से आप कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालो, कोऑर्डिनेटर का एरिया सेम आएगा, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है. तो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन के कंसेप्ट से हम कह सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेटर का जो एरिया होगा वही सेम इस कोऑर्डिनेटर का एरिया भी होगा. तो बेसिकली मैं क्या करूं, सिर्फ इन्हीं पॉइंट से कोऑर्डिनेटर का एरिया निकाल लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा. तो देखिए पहले अपन क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है, जब भी कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन आए बेटा तो आप क्या करो, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो रफली. तो P0 की बात करें 3,1, तो ये आपका हो गया P0 दैट इज 3,1. P1 -4, -2, 1 2 3 4, -4 -2, ये हो गया आपका P1. P2 की बात करें 5,3, 4 5, 1 2 3, ये हो गया आपका P2 बेटा. अब बात करते हैं बेटा P3 की, -6, -4, -5 -6 -4 -3 -4, तो ये हो गया आपका P3. ठीक है, तो इसका एरिया हमें निकालना है.
तो अब देखो इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा आपका। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम सब निकालना जानते हैं अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं, ठीक है। और आप चाहो तो इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करके भी कर सकते हो बेटा, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड भी करके कर सकते हो आप। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम सब जानते ही हैं, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं जानते तो आप इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करके एरिया ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा इसका जो एरिया आएगा वो निकल के 8 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 8। Okay, the next question is, suppose that p is the polynomial of least degree with integer coefficient such that p root 7 plus root 5 is equals to 2 multiplied with root 7 minus root 5. Then we need to find the value of p of 2. तो देखो बेटा यहाँ पे p of root 7 plus root 5 दे रखा है, जिसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ root 7 माइनस root 5 है, ठीक है। तो देखो मैं इस 2 को लिख सकता हूँ root 7 plus root 5 मल्टीप्लाई विथ रूट 7 माइनस रूट 5, और ये रूट 7 माइनस रूट 5 ऑलरेडी था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा रूट 7 प्लस रूट 5, ये हो जाएगा रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करना कि जो रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 5 12, 12 12 24, तो बेटा 24 आएगा, ठीक है। और हमें रूट 7 माइनस रूट 5 के स्क्वायर को हम बोल सकते हैं 24 माइनस रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रूट 7 प्लस रूट 5, रूट 7 माइनस 5 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 24 माइनस रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। रूट 7 माइनस रूट 5 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 24 माइनस रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ओके, सो लेट्स से मैंने रूट 7 प्लस रूट 5 को अज्यूम कर लिया x, तो यानी हमारा पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई विथ 24 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी हमारा पॉलिनोमियल तैयार हो गया 24x माइनस एक्स क्यूब, और आपसे पूछा गया था p ऑफ 2, तो सिंपली आप p ऑफ 2 निकाल लीजिए। तो दैट इज 24 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, तो दैट इज 48 माइनस 8, दैट इज 40. So 40 is the correct answer. Okay, student, the next question is, in how many ways can 4 married couples sit in a merry-go-round with identical seats such that man and woman occupy the alternate seats and no husband sits next to his wife? Okay, तो देखिए ये मेरी गो राउंड बना लेते हैं। यहाँ पे 8 सीट्स हैं जहाँ पे 4 मैरिड कपल्स हैं, और ये बताया गया है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो अल्टरनेट बैठने चाहिए, है ना, मैन और वुमेन्स जो है वो अल्टरनेट बैठने चाहिए, और कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो देखिए हमारे पास ये 8 प्लेसेस हैं, इनको अपन मार्क कर देते हैं। इन 8 प्लेसेस को हमने मार्क कर दिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो अल्टरनेट पोजीशंस हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, है ना। इन पे तो पहले बिठा देते हैं हस्बैंड्स को, ठीक है, इन पे पहले अपन बिठा देते हैं हस्बैंड्स को, ठीक है। तो मान लें यहाँ पे हस्बैंड बैठ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने सबको हस्बैंड को बिठा दिया। तो अब इन हस्बैंड को इन 4 पोजीशन में बिठाने के तरीके कितने हैं, ठीक है। इन हस्बैंड को इन 4 पोजीशन में बिठाने के तरीके कितने हैं, क्योंकि आपको एक को फिक्स करना पड़ेगा, तो बाकी 3 को अरेंज कर सकते हो 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये हमने हस्बैंड्स को तो बिठा दिया 3 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। अब ये हस्बैंड बैठ चुके हैं, ठीक है। तो मान लेते ये एक केस लेते, मान लेते ये H1 है, ये H2 है, ये H3 और ये H4 है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं वाइफ को बिठाने की। अगर हम यहाँ पे वाइफ को बिठाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे H1 है तो यहाँ पे W1 नहीं आ सकता, ठीक है, और H2 है यहाँ पे तो यहाँ पे W2 भी नहीं आ सकता। तो यानी इस प्लेस को भरने के 2 तरीके हैं मेरे पास। यहाँ पे या तो W3 आ सकता है या फिर W4 आ सकता है। यहाँ पे W3 आ सकता है या फिर W4 आ सकता है, क्योंकि W1 नहीं आ सकता, यहाँ पे W2 भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम
ओनली W3 को फिल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन ओनली W3 को फिल कर सकते हैं, ठीक। तो इसको फिल करने के दो तरीके हो गए, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर W3 फिल कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे फिल W3 कर दिया, तो बाकी रिमेनिंग प्लेसेस को अब मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ ये सोचने की जरूरत है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब मेरे पास W1, W2 और W4 बचे हुए है ना। तो क्या मैं W4 को यहाँ पे भर सकता हूँ? नहीं भर सकता। W4 को यहाँ पे भी नहीं कर सकते, तो W4 को भरने के सिर्फ एक ही तरीका यहाँ पर, दैट्स इट। अब आया W1 और W2, W1 को मैं यहाँ पे नहीं भर सकता तो यहाँ पे भरना पड़ेगा, और फिर W2 को आपको यहाँ पे ही फिल करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हुआ, ठीक है। तो डेफिनेटली मैंने ये देखा कि जब अगर मैं W3 को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इनकी फिल करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है। सेम वे जब मैं यहाँ पे W3 ना फिल करके W4 करूँगा तो सेम वे इन सबको फिल करने का भी सिर्फ एक ही तरीका होगा। तो इसलिए इस तरह से बिठाने के लिए जो रिक्वायर्ड वेज होंगे वो होंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 2, दैट इज 12। सो द करेक्ट आंसर इज 12। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें एक बोर्ड दे रखा है 12x12 का, जिसमें 144 स्क्वायर्स हैं, यूनिट स्क्वायर्स हैं, और इसमें हमें ये बोल रखा है कि यहाँ पर हम कितने रूक्स प्लेस कर सकते हैं सच दैट उसमें से 7 रूक्स जो हैं वो नॉन अटैकिंग हो। 7 में से कोई से भी दो, अगर 7 की बात करें तो उनमें से कोई से भी दो नॉन अटैकिंग होने चाहिए, नो 2 आर अटैकिंग ईच अदर। ओके, तो अब देखो इसको करेंगे कैसे। मान लीजिए हमारा 12x12 का बोर्ड है, ठीक है, ये 12x12 का बोर्ड है हमारा। इसको मैंने फर्स्ट हाफ में लेट्स से 6x6, तो यहाँ पे 12x6 में मैंने 72 रूक्स प्लेस कर दिए हैं। 12 इंटू 6 72 रूक्स प्लेस कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जो 72 रूक्स प्लेस कर दिए हैं, तो अगर मैं डायगोनल्स के अलोंग चलूंगा, तो 6 रूक्स होंगे, 6 रूक्स ऐसे होंगे जो कि आपस में एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। इनमें से कोई से भी दो सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपस में कभी भी एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही, क्योंकि अब मुझे तो 7 चाहिए, ठीक है ना, 7 चाहिए, ठीक है। तो अगर आप, तो यहाँ पे 6 है, डेफिनेटली अगर मैं 7th के लिए जाऊंगा तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी रो या किसी ना किसी कॉलम पे होगा, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को अटैक कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे मैं 7 तो नहीं कर सकता, तो यानी मुझे कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे 7 मिल जाए, क्योंकि इससे काम नहीं चलने वाला। इसमें आपको 7 तो नहीं मिलेंगे, 6 तो मिल जाएंगे, कि एनी 6 यू कैन सेलेक्ट, जिसमें से कोई से भी दो एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहे होंगे। तो हमें 6 नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्क्वायर और सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके डायगोनल के अलोंग हमें रूक्स मिल जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 जो डायगोनल्स के अलोंग है, इनमें से कोई से भी दो रूक्स आपस में एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। तो 72 तो बेटा ये प्लेसेस हो गए जहां पे रूक्स प्लेस्ड हैं, एक रूक को आपको यहाँ पे और प्लेस करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 72 + 1 73। So 73 is the correct answer. Thank you.